हेलो। हेलो। हाँ, देखिए आपसे जो चर्चा चल रही थी तो नोट्स जो हम लोग लिख रहे हैं, तो चूंकि हिंदी नाटक के विकास पर प्रकाश डालिए, आपका ये प्रश्न बनता है, यही ना? जो पहला प्रश्न है जो हम लोगों ने लिया है, तो दरअसल क्या है कि जैसे आधुनिक काल में, आधुनिक काल मतलब क्या? 1850, 1857 में क्रांति होती है भारत। तो आधुनिक काल में जो है, जैसे गति की विभिन्न विधाओं का विकास हुआ, वैसे ही पश्चिम के संपर्क में आने के बाद हिंदी नाटक का विकास होता है। ठीक है। और कारण ये होता है क्योंकि नाट्य परंपरा हमारे यहाँ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से रही है। लेकिन जब हम पश्चिम के संपर्क में आते हैं, तो यहाँ होता क्या है कि जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने अपने मनोरंजन के लिए विभिन्न नाट्यशालाओं का निर्माण किया। और इस तरीके से ये कह लीजिए कि शेक्सपियर के जो नाटक थे, अंग्रेज नाटककारों ने अपने मनोरंजन के लिए उसका मंचन किया, कराया, अभिनय किया। और जो सर विलियम जोन्स थे, वो फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता, ठीक है, वहां जो है संस्कृत के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है, कि हिंदी रूपांतर के और उसका जो है मंचन किया। तो इस तरीके से जान लीजिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया और उसका मंचन हुआ, अपने में मील का पत्थर है। हिंदी नाटक के विकास में बाबू गोपाल चंद, ये 1859 में, तो बाबू गोपाल चंद को जानने के लिए, क्योंकि ये खुद ही बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने कि नहुष नाटक लिखा था और उसका मंचन किया था। लेकिन आप याद करने के लिए, बाबू गोपाल चंद को जानने के लिए आप कीजिए क्या कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को याद कर। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे गोपाल चंद, और इनका लिखा हुआ नाटक नहुष है, जब उसका मंचन हुआ तो ये कह लीजिए कि उसने यहाँ के रहने वाले लोगों के दिलों पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा। वैसे हमारे यहाँ जो पारसी नाटक कंपनियां थी, उसमें संगीत प्रधान धूम धड़ाकों के साथ नाटकों की प्रस्तुति रही है, जिसमें सुरुचिता भी होती थी, स्वच्छता भी होती थी, क्योंकि पारसी नाटक का उद्देश्य मनोरंजन, स्वस्थ मनोरंजन था। तो इस तरीके से ये कह ले कि साहित्यिक लोगों ने पारसी मंडलियों के, पारसी नाटकों के मंचन को देखा, तो वहां उन्हें कुछ साहित्यिकता का, या ये कह लीजिए कि साहित्यिक गुणों का अभाव दिखाई पड़ता है। इस बात से वो क्षुब्ध होते हैं, दुखी होते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जनता के मानस के, जनता की सोच के परिष्कार के लिए उन्होंने स्वतः बहुत से नाटक लिखे और अन्य अपने समय के युग के लोगों को नाटक लिखने के लिए क्या किया? प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। बच्चों, यहाँ चर्चा करने के दौरान एक बात और आपको बता दें, क्योंकि बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रज भाषा के बहुत बड़े रचनाकार थे, बहुत बड़े कवि थे, और ब्रज में उन्होंने खूब लिखित थे। दूसरी तरफ एक और बात आती है कि जब 1857 का आंदोलन विफल होता है, तो उस विफलता के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र को इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि नहीं,
पूरे हिंदुस्तान को जोड़े रखने के लिए हमारे पास जो है हमारी अपनी भाषा, तो वो करते क्या है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं हो। तो बाबू हरिश्चंद्र निज भाषा पर बल देते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जब निज भाषा पर बल देते हैं तो उसका मतलब होता है, और उन्होंने चूंकि वहां जो अंग्रेजी भाषा की जो विसंगतियां थी, अंग्रेजी भाषा की जो कमियां थी, उसे रेखांकित करते हुए कहा कि हम अपनी भाषा में, अपनी बोली बानी में, अपनी बातों पर अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं और अपनी बातों का अच्छी तरह से विचार करके व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो हम सोचते तो हैं, जो हम चिंतन तो करते हैं, मनन तो करते हैं, लेकिन होता क्या है कि भाषा हमारी अपनी न होने की वजह से हमारा नुकसान होता है। हम अपने को पूर्णतः 100% संप्रेषित नहीं कर पाते। ऐसे कह लीजिए कि बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि हम अपने को पूरा का पूरा अच्छी तरह से अपने लोगों के बीच में व्यक्त नहीं कर पाते। बच्चों, अपने को अगर हमने व्यक्त किया ही नहीं, हमारे विचार जो है स्पष्ट रूप से सामने वाले तक पहुंचे ही नहीं, तब तो फिर हमारे विचार का होना न होना दोनों बराबर है कि नहीं? तो इस तरीके से सुविधा के दृष्टिकोण से परीक्षा के प्रश्नों को ध्यान में रख करके हम करते क्या है, हिंदी नाटक के विकास के कालखंड को 5 भागों में बांट देते हैं। ठीक है? पहला भाग होता है, चूंकि जैसी चर्चा करने के दौरान मैंने आपसे बताई कि बाबू गोपाल चंद के नाटक नहुष को पहले नाटक के रूप में जानते हैं, लेकिन जब हम चर्चा शुरू करते हैं तो वहां अपने पास जो है कोई एक कालखंड का नाम देने लायक उतनी सामग्री नहीं थी, और जबकि किसी भी साहित्यिक युग का नाम रखा जाता है तो शायद हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाते समय उषा मैडम ने आपको बताया होगा कि वो प्रवृत्ति के आधार पर, किसी विशेष व्यक्ति के आधार पर नामकरण की जो बात आती है, नामकरण का जो यहाँ जो दोनों एक दूसरे अभी आई। हाँ, एकाएक आवाज पता नहीं क्यों मेरे उस पर वो डिस्प्ले किया कम होने। उन्होंने में इतिहासकारों ने नाटक के, हिंदी नाटक के विकास को बांटा। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि 1850 में क्रांति होती है, ठीक है? 1850 से लेकर के अभी कौन सा सन चल रहा है? 2024, ठीक है? तो 1850 से लेकर 2024 का जो कालखंड है, उस समय के नाटक के जो बड़े नाम थे उनको लेकर के क्या किया, कालखंड का नामकरण कर दिया। तो चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नाटक पर बल दिया, तो जो पहला काल है भारतेंदु युगीन नाटक है कि नहीं? तो भारतेंदु युगीन नाटक, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो काल था वो 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक, 50 साल का, 50 साल का कालखंड, 50 साल के दौर में जो नाटक लिखे गए, चूंकि भारत नव उत्थान की तरफ अग्रसर था और हमारे सामने चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चारों तरफ क्या था, दुर्दशा ही दुर्दशा थी। कारण क्या था ये कहने की जरूरत नहीं है, भारत गुलाम था।
हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था और 1857 के क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन जो है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के राज्य में समाहित कर लिया गया और भारत जो है ब्रिटेन के शासक का एक उपनिवेश बन गया। ठीक है, तो शासक विदेशी है तो निश्चित तौर पर हमारे आसपास जो होगी अस्थिरता हो। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो काल था उस समय चूंकि ऐसे विषय को उठाया गया तो वो 50 साल का दौर हुआ 1850 से लेकर के 1900 तक। ठीक है, हेलो। हाँ। फिर दूसरा काल आता है 1900 से लेकर 1920 तक, ये द्विवेदी युगीन नाटक। तो देखिए जब द्विवेदी युगीन नाटक, तो द्विवेदी का नाम आता है तो दो बड़े नाम आते हैं। जब प्राचीनता के संदर्भ में होगा तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और आधुनिकता के संदर्भ में होगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद पहले हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाद में हुए। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद, मतलब शुक्ल निबंधों की जब चर्चा चलती है तो वहां शुक्ल युग के बाद जो द्विवेदी की चर्चा आती है। ठीक है, तो यह जो दूसरा युग था वो नाटक का किसका था? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक का काल था ये कह लीजिए आरंभिक काल था और पारसी कंपनियां यहाँ पर जो है उनका बहुत ही सशक्त मंचन होता था। लेकिन जब महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में आते हैं तो यहाँ समस्याएं तो कमोवेश, मतलब कम और ज्यादा क्या थी, लगभग वही थी, लेकिन भाषा के परिष्कार, भाषा के शुद्धिकरण इत्यादि पर बल दिया गया। तो दूसरा काल हो गया 1901 से लेकर के 1920 तक। द्विवेदी जी की प्रवृत्तियों के नाटकों की अधिकता थी तो उसे द्विवेदी युगीन नाटक कह दिया गया। और फिर सामाजिकता को छोड़ करके हिंदी नाटक 2021 से लेकर के 1936 तक, क्योंकि जयशंकर प्रसाद प्रसाद जी का नाम आपने सुना होगा, जो कि छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन नाटकों के पास जब जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद ने जो नाटक लिखे वो कैसे थे? ऐतिहासिक थे। वो हमारे इतिहास के प्रश्नों को लेकर के, चाहे वो समुद्रगुप्त हो, गोस्वामिनी हो, चंद्रगुप्त हो, इत्यादि जितने भी, स्कंदगुप्त हो, उन्होंने जो नाटक लिखे वो ऐतिहासिक प्रश्नों को लेकर के लिखे। तो उस दौर में जो नाटक लिखे गए प्रसाद की प्रवृत्ति के लिखे गए, या ये कह लीजिए उस युग के सबसे बड़े नाटककार जो है बाबू जयशंकर प्रसाद थे। तो प्रसाद जी थे तो इसलिए उस युग का नाम है 1921 से लेकर के 1936, जबकि प्रसाद जी की मृत्यु होती है उस काल को क्या कहते हैं? प्रसाद युगीन नाटक कहते हैं। ठीक है, 36 के बाद क्योंकि भारतेंदु की तरह, महावीर प्रसाद द्विवेदी की तरह और जयशंकर प्रसाद की तरह कोई बड़ा नाटककार नहीं है, नाटक खूब लिखे जा रहे हैं, तो सुविधा के दृष्टिकोण से पढ़ने पढ़ाने के लिए अगला नाम जो है प्रसाद के बाद क्या दे दिए गए? प्रसादोत्तर युगीन नाटक। प्रसाद उत्तर मतलब होता है बाद, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के बाद के नाटक। ठीक है, अब ये नाटक कब से कब है? तो कहते हैं कि 1937 से लेकर के और 1947 ये प्रसादोत्तर नाटक हो गए। यहाँ बच्चों एक बात और ध्यान दीजिए कि प्रसादोत्तर नाटकों के क्रम में हम अगर समाहित करना चाहें तो चूंकि लंबा कालखंड समाहित हो गया, इसके लिए स्वातंत्रोत्तर नाटकों को नहीं ले रहे हैं, लेकिन नामकरण के लिए ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व के नाटक, स्वतंत्रता के बाद के नाटक। लेकिन नहीं, इतिहासकारों ने जो कहा है तो उसको ध्यान में रख करके प्रसादोत्तर हिंदी नाटक जो 1937 से शुरू होते हैं। ठीक है, फिर 1947 में हिंदुस्तान आजाद होता है। आजादी का जो संघर्ष होता है किसी एक मुद्दे, किसी एक पॉइंट, किसी एक जगह से नहीं होता, बल्कि कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से कह लीजिए कि हर तरफ से मुक्त की आवाज उठने लगती है।
चाहे वो समाज हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे नाटक हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, हर जगह परिवर्तन की जहां ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। तो देश 1947 में आजाद होता है तो क्या होता है, स्वातंत्रोत्तर, हम स्वतंत्र हुए, उत्तर मतलब बाद में, स्वतंत्रता के बाद स्वातंत्रोत्तर हिंदी नाटक जो 1947 से आज तक लिखे जा रहे हैं। बच्चों स्पष्ट है? हाँ हाँ, अश्विन समझ में आ रहा है बेटिया? हाँ, तो अब हम सीधे सीधे जो पहला प्रश्न, ये पूरे नाटक की पृष्ठभूमि हो गई, और इतने को आप जानेंगे तो प्रश्न को लिखने में आपको बहुत सुविधा रहेगी। और किसी भी प्रश्न को लिखेंगे तो जो ऊपर के ये 10-15 लाइन है, ये अगर आप लिखेंगे तो ये पता रहेगा कि नहीं, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। परीक्षा का मूल्यांकन करने वाला जो मूल्यांकन करता होगा वो आपको अच्छे अंक देगा। तो पहला प्रश्न हमारा बनता है, भारतेंदु योगिन नाटक के विकास पर प्रकाश डालिए, यही ना? तो चूंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भारतेंदु योगिन, तो भारतेंदु युग के जो नाटक है उस पर प्रकाश डालें। तो जैसे ही भारतेंदु युग कहा, ऐसे ही हमें तुरंत पता चल गया कि नहीं, इस नाटक का जो प्रवर्तन है, इस युग के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, इसके जो प्रथम पुरुष हैं, वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस तरीके से भारतेंदु युग की जब चर्चा चलती है तो हम कह लें कि ये नाटक के लिए नव उत्थान का, प्रथम उत्थान का, शुभारंभ का युग था। ठीक है? जिस समय ये 1850 से शुरू हो रहा है, 1850 से 1900 तक, तो जिस समय जो है देश की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक सब स्थिति कैसी थी? बद से बदतर थी। अब सवाल इस बात का है कि चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां हो और जनता गुलामी से त्रस्त हो, तो क्या किया जाए? अगर उन समस्याओं को, उन विषयों को लोगों के सामने ला दिया जाए, जैसे जो है आज नारे के रूप में तरह तरह के अन्य अन्य माध्यमों से लाया जाता है, तो उस समय नाटक सबसे सशक्त माध्यम था। तो जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को जगाने के लिए क्या किया? समाज को जगाने के लिए उस समय सबसे प्रबल, सबसे मजबूत टूल्स का काम करता, अस्त्र का काम करता है नाटक। इस बात को जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जाना, पहचाना, समझा, और निराशा के उस अंधकार से, या ये कह लीजिए कि जहां हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम आजाद होंगे, आजादी की बात जहां हमारे दिमाग में आम आदमी के घुस नहीं रही थी, और कुछ लोग जो आजादी के लिए विद्रोह कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, कौन? मंगल पांडे हो, नाना साहब हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, अवध के नवाब हो, हैदराबाद के निजाम हो, है कि नहीं? तो नाना फडणवीस हो, मतलब जगह जगह से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज तो मुखर हुई, विद्रोह हुआ, जिसे अंग्रेजों ने सैनिक गदर करके दबा दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस बात को क्या क्या अंडरलाइन किया, चिन्हित किया कि नहीं, ये जो विद्रोह हुआ है ब्रिटिश सरकार के प्रति, अगर ब्रिटिश सरकार की खामियों को नाटक के रूप में लोगों के सामने मंचन किया जाए तो जनता के मानस पर इसका असर होगा और फिर जनमत का समर्थन मिलेगा। बहुत अच्छी बात मैंने अभी कही, जनमत का समर्थन मिलेगा, मतलब उस आंदोलन से कौन जुड़ जाएगा? उस आंदोलन से आम आदमी जुड़ जाएगा। सबको ये पता होगा कि नहीं, हम गुलाम है, हमारे ऊपर जो है शासन किया जा रहा है। कैसा शासन किया जा रहा है? शासन नहीं किया जा रहा बल्कि उत्पीड़न किया जा रहा है। ठीक है बेटा? तो इस समय जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि इस युग के प्रवर्तक हैं, क्योंकि युग का नाम अगर उनके नाम से दिया गया तो कुछ तो विशेष होगा। तो उन्होंने 1868 में विद्या सुंदर, रत्नावली, 1872 में पाखंड विखंडन, 1873 में
वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। 1873 में ही धनंजय विजय, 74 में प्रेम योगिनी, 75 में सत्य हरिश्चंद्र, 1975 में ही मुद्रा राक्षस, 76 में कर्पूर मंजरी, 1876 में विशो औषधम, 1875 में श्री चंद्रावली, 76 में भारत दुर्दशा, 77 में भारत जननी, 1880 में नील देवी, 1880 में ही दुर्लभ बंधु, 1881 में अंधेर नगरी और 1884 में सती प्रताप। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, खुद 17 नाटक लिखे और इन 17 नाटकों में आप जानिएगा कि पाखंड विखंडनी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र और अंधेर नगरी खूब खेले गए, जनता का मनोरंजन भी किया और ये कह लीजिए जनता का ब्रेन वॉश भी किया। ब्रेन वॉश कैसे किया, उन्हें ये बताया कि तुम्हारे आसपास क्या है, तुम्हारे आसपास जो है अव्यवस्था है। तो यहां जो बात मैंने कही, तो चूंकि ये नाटक भारतेंदु जी की मौलिक कृतियां हैं, तो ऐसी स्थिति में ये करते क्या है कि अपने समय के विसंगतियों को, जैसे वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, प्रेम योगिनी और पाखंड विखंडनी में जो हमारे अंधविश्वास थे, जो हमारी रूढ़ियां थे, भ्रष्टाचार थे, आडंबर थे, धार्मिक दिखावा था, क्या था, पूरा का पूरा सनातन समुदाय, हिंदू समाज इससे ग्रस्त था। तो इन्होंने किया क्या कि वहां बैठे हुए जो धर्म के तथाकथित ठेकेदार हैं और जो ये राजे रजवाड़े हैं, उनके आसपास जो विसंगतियां हैं उसे इन्होंने, उनके जो व्यभिचार है, दुराचार है, अत्याचार है, पाखंड है, उसके ऊपर जबरदस्त प्रहार किया। और इसके अलावा क्योंकि नाटककार को ये लगता है कि नहीं, धर्म के नाम पर हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, धार्मिक अंधविश्वास इनमें इतना जड़ कर गया है कि धर्म के नाम पर ये कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, क्योंकि पाखंड विखंडनी जो सीधे सीधे ये कह लीजिए कि संत महात्माओं, गिरुआ वस्त्रों को धारण करने वाले ऐसे विकृत सोच के लोगों का एक समूह इसमें बनता चला जा रहा है, जिसकी वजह से संत महात्माओं के उच्च गुणों से संपन्न जो वास्तविक संत हैं, जो कि प्रचार तंत्र से दूर हैं, आम जनता उनके संपर्क में नहीं है, और ये प्रचार तंत्र वाले कर क्या रहे हैं कि ये चारों तरफ जो पाखंड फैला रहे हैं। इस बात को आज की तारीख में भी आप देख लीजिए, आप देख लीजिए तो आपको टेलीविजन के ऊपर देश के संत महात्मा जो है वो प्रवचन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, धन को माया बताएंगे, लेकिन वो करेंगे क्या, मोटी रकम लेकर के फिर वो प्रवचन करने के लिए आते हैं। अभी हाथरस की घटना देख लीजिए, है कि नहीं। 2024 में कोई महात्मा ये कहता हो, कोई संत ये कहता हो, कोई धर्मगुरु ये कहता हो कि आप चरण रज लेके जाइए, पैर की धूल, और देखिए लोग उठा के उसको माथे लगा रहे हैं और अपनी जीभ पर लगा रहे हैं, और उस चरण रज को लेके जाइए, उनको ये विश्वास दिया जाता है कि उनके सारे रोग दूर हो जाएंगे, उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे, उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जनता करती क्या, आपस में धक्का मुक्की करती है चरण रज पाने के लिए। पैर की धूल तो गंदी चीज है बेटा कि अच्छी चीज है तन्वी अस्मी? हाँ, किसी के भी पैर की हो, कितना भी धुला हो,
लेकिन शरीर का सबसे निचला अंग है जो कि जमीन से जुड़ा है, तो वहां तो बैक्टीरिया होगा, वहां गंद कितना भी साफ सुथरा हो गंदगी हो सकती है। तो आप सोच लीजिए इस बात की आवश्यकता, अनुमान कीजिए कि 1850 के आसपास जब ये नाटक लिखे गए तो उस समय कैसी रही होगी, है कि नहीं। 1872 में पाखंड विखंडनी लिखी जाती है, तो साधु महात्माओं की जो दीनहीन दशा है उसका वो चित्रण होता है, उस पाखंड को वो क्या करते हैं, निरावरण करते हैं। क्योंकि पाखंड नहीं चाहिए, धर्म पाखंड नहीं है कि नहीं। यह धार्य सधम्म, जो धारण करने के योग्य हो वो धर्म है। अब भारतेंदु ने ये देखा धर्म की ये स्थिति है, और दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि ये अंग्रेज जो राजा हैं ये कर क्या रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के राजाओं को आपस में लड़ाते हैं, और ये जब आपस में लड़ाते हैं इसमें जो इनसे सहयोग मांगता है उन्हें ये अपना ये सैनिक सहयोग देते हैं सुरक्षा का, और सुरक्षा के नाम पर उनके राज्य पर ये कब्जा कर लेते हैं, अपनी अधीनता स्वीकार करा देते हैं, है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों की इस नीति पर गुलामी का जो एक आवरण लेयर चढ़ता चला जा रहा है, तो विशस् विष औषधम, ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक का प्रहसन है, इसके माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश के उद्धार के लिए देश की दुर्दशा को सामने रखा, और उन्होंने कहा नहीं, हमें क्या करना है, हमें जो है आपस में नहीं लड़ना है कि नहीं। क्योंकि होता क्या है कि अगर देखें तो भारत जननी और भारत दुर्दशा नाटक में घोर निराशा के भाव जब वो प्रस्तुत होते हैं, ये हिंदुस्तान की सोई हुई जनता की उस समय की मानसिकता है कि नहीं। जिस बात का प्रमाण भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत दुर्दशा नाटक में मिलता है, जहां के वो सीधे सीधे ये लिखते हैं 1876 में, रोवहु सब मिल आवहु भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। कल्पना कर लीजिए, रुलाई कब आएगी, रुलाई तब आएगी जब हमारे पीड़ा दुख सहन करने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में आंखों में आंसू आते हैं, जब लगता है कि नहीं अब जो है कहीं से किसी भी तरीके की कोई सहायता नहीं मिलेगी, तो हम क्या करते हैं, अंतिम मात्रा रोना की। तो यहाँ जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जब ये कहते हैं, रोआहु सब मिल आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी जाए, तो यहाँ सीधे सीधे ये कहते हैं कि राजनीतिक संघर्ष की जो पृष्ठभूमि है, जो हमारा राजनीतिक संघर्ष है वो कैसा हो चुका है, हम वो तो भोथरा हो चुका है, हमने जो है ये कह लीजिए संघर्ष की प्रवृत्ति ही छोड़ दी है। तो उस समय की जो शासन व्यवस्था थी उसके ऊपर प्रहार किया, और अंधेर नगरी में कैसे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर मोली टका शेर खाजा। मूली भी जानते हो, खाजा एक विशेष तरह की मिठाई जो कि उस जमाने में खाजा बहुत कीमती हुआ करता था, जैसे आज की किसी महंगी से महंगी मिठाई को आप देख लीजिए और समझ लीजिए। और मूली जो सब्जी में प्रयोग की जाती है, जो कि सब्जियों में सबसे सस्ती होती है। तो उस समय के शासन की जो पद्धति थी, उस समय के जो शासक थे वो कैसे थे, अयोग्य थे। उनका न्याय तंत्र कैसा था, उनका न्याय तंत्र जो है बहुत ही कमजोर था। यहाँ वो कहते हैं कि अंधेर नगरी है, जहां का जो शासक है वो कैसा है, शासन के नीति नियम सिद्धांतों मूल्यों को नहीं जानता। ऐसे स्थिति में यहाँ चाहे विशेष हो चाहे आम हो, सबको सजा दे दी जाती है। दोषी है नहीं दोषी है इस पर विशेष विचार नहीं है। तो ये कह लीजिए कि अंग्रेजी शासन से मुक्ति की कामना को लेकर के
नील देवी नाटक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं, जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लिए हुए है, नारी स्वतंत्रता को लेकर लिखते हैं। तो चंद्रावली और सती प्रताप जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है, उसमें प्रेम की अभिव्यक्ति जो है वो की गई है। और चंद्रावली में ईश्वर के उन्मुख प्रेम का वर्णन है, और सती प्रताप के पास जब हम जाते हैं तो वहां पति प्रेम का अनुकरणीय उज्जवल आदर्श दिखाई पड़ता है। इस तरीके से हम भारतेंदु के पास जाते हैं तो सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, रूढ़ियों के खिलाफ, राजतंत्र की विसंगतियों के खिलाफ संघर्ष है। तो दूसरी तरफ जो है, ये कह लीजिए कि हमारे यहाँ हमारी जो परिवार नाम की संस्था है, पति पत्नी है, उनके जीवन के जो अनुकरणीय आदर्श गुण है, उसकी स्थापना के लिए सती प्रताप जैसे नाटक लिखे गए। ठीक है। इसके अलावा इतना ही नहीं हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजी के, बांग्ला के, संस्कृत के नाटकों का अनुवाद भी किया। इस तरीके से आप ये जान लीजिए कि सामाजिक विकृतियों, बुराइयों, असंगतियों, विसंगतियों से ऊपर उठकर सत्य की स्थापना, जीवन के उच्च मूल्यों की स्थापना, सनातन धर्म के आदर्श विचारों की स्थापना, इस बात का आवाहन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने नाटकों में करते हैं। और ही नहीं, नाट्य शास्त्री मतलब नाटकों के अलावा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र करते क्या है, इसी समय निबंधों को लिखते हैं। और यहाँ इस तरीके से आप ये जानिए कि चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता हो, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हो, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध हो, क्योंकि हम नाटक का विकास कह रहे हैं, लेकिन इस बात को आप जान लीजिए कि हर जगह जो विचार मिलता है, जो मूल्य मिलता है, वो क्या है, वो सीधे सीधे सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर के है, अनेक पौराणिक ऐतिहासिक विषयों को लेकर के है। इन नाटकों में जीवन और कला, शिवत्व और मनोरंजन, लोक सेवा का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है। चूंकि नाटक मंच का विषय है, तो इनके नाटकों में शैली में सरसता है, कोमलता है, रोचकता है, स्वाभाविकता है। क्योंकि अगर ये गुण नहीं होंगे तो ये पाठक को या भावक को या दृष्टा को या क्या करेंगे, बांध कर नहीं रखेंगे, है कि नहीं। तो इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के में भारतेंदु हरिश्चंद्र अद्भुत मेधा के, प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनमें गजब की नेतृत्व क्षमता थी। वे साहित्य के क्षेत्र में ये कह लीजिए कि प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे सामने आते हैं, और जिसका परिणाम होता है कि उस समय प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री आदि बहुसंख्यक नाटककारों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों से प्रभावित होकर उन्होंने नाटकों की रचना की। और सारे के सारे नाटकों का विषय कमोवेश वही जो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो प्रश्न थे, वही प्रश्न हुआ करते थे, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतेंदु मंडल के जो नाटककार थे, उन्होंने जो है पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, चरित्र प्रधान, राजनैतिक सभी तरह के नाटक लिखे। ठीक है। अब यहाँ हम अपनी बात को यहीं समाप्त भी कर सकते हैं, या इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमने हेडिंग दे दिया पौराणिक, तो पौराणिक नाटकों के पास हम जाते हैं तो पता चलता है कि हमें जो है इसमें तीन तरह की चीजें जो दिखाई पड़ती हैं। जैसे राम के चरित्र से संबंधित, कृष्ण के चरित्र से संबंधित, तथा अन्य ऐसे प्रसिद्ध चरित्र या व्यक्तित्व से संबंधित। रामचरित्र से संबंधित नाटकों में
देवकी नंदन खत्री सीता हरण रामलीला लिखते हैं, तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी जो है रामचरित्र नाटक लिखते हैं और कृष्ण चरित्र लिखते हैं। अंबिका दत्त व्यास जो है उसी समय ललिता लिखते हैं। तो हरि दत्त दुबे जो है कृष्ण महारास लिखते हैं, कल्प वृक्ष लिखते हैं। तो श्यामानुराग जो सूर्य नारायण सिंह लिखते हैं, जो कि एक नाटिका है। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि उस समय के नाटककारों ने अपने समय के प्रश्नों को ले आकर के बहुत ही अच्छी तरीके से रखा। फिर दूसरी बात, जहां दूसरी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है वो किसकी है? वो ऐतिहासिक नाटकों की है। तो ऐतिहासिक नाटकों के पास जाते हैं तो श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर बहुत खेला जाता रहा है बेटा। तो संयोगिता स्वयंवर और राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौर, राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप विशेष रूप से ख्याति प्राप्त, जो मैंने कहा बहुत खेला जाता रहा है। तो अपने बचपन से लेकर के ये कह लीजिए कि लगभग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक, जबकि टेलीविजन नहीं आता था, शादी विवाह या अन्य अवसरों पर जो नाटक का मंचन होता था, ये जो अभी 3 नाटक मैंने आपको बताया, कौन से? संयोगिता स्वयंवर, अमर सिंह राठौर और महाराणा प्रताप, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी के नाम पे एक नाटक, ऐसे जब 5, 7, 10 नाटक थे, शायद जिनको मैं 50 बार अपने जीवन में देखा हूँ, क्योंकि इतना मंचन होता था। शायद हो सकता है कि बाबू हरिश्चंद्र का ही ये प्रभाव रहा और ये नाटक इतने जोरदार हैं कि आप कई बार देखो तब भी जो है आपका मन जो उबता नहीं। और इसी समय जो भारतेंदु काल में नाट्य को लेकर के नाटक लिखे गए, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, विधवा विवाह है, स्त्री शिक्षा है, इत्यादि विषयों को, जैसे राधाचरण लिखते हैं दुखनी बाला, प्रताप नारायण मिश्र का कला कौतुक, बालकृष्ण भट्ट का जैसा काम वैसा परिणाम, काशीनाथ खत्री का विधवा विवाह, बाबू गोपाल राम गहमरी लिखते हैं विद्या विनोद। तो यहाँ जो ये सारे के सारे नाटक जो है, जो उस समय की महिलाओं से संबंधित समस्याएं थी, उसका मूल सर है कि किस तरीके से उनके जीवन में सुधार हो, वहां परिवर्तन आए। शायद भारतेंदु हरिश्चंद्र या भारतेंदु मंडल के नाटककारों की ये दृष्टि रही हो कि अगर स्त्रियों की समस्याएं जो है वो सुलझने लगे, तो शायद हमारा जो सामाजिक ताना बाना है इतना मजबूत है, वो और भी पुष्ट हो जाए। और जैसा कि नाटक के संदर्भ में बच्चों, तो तीसरी बात आती है जिसको तीसरी हेडिंग के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, और आपके नोट्स में मैंने दिया भी हुआ है, प्रेम प्रधान धारा। तो चूंकि रीतिकाल के श्रृंगारिक प्रवृत्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में तो नहीं देखने को मिलते, लेकिन भारतेंदु मंडल के नाटकों में ये जो प्रेम प्रधान धारा है, प्रेम की प्रवृत्ति है, श्रृंगारिकता है, वो दिखाई पड़ती है। जिससे हम श्रीनिवास दास के रणधीर, प्रेम मोहिनी, किशोरी लाल गोस्वामी के मयंक मंजरी, प्रणयनी परिणय, खड्ग, तो खड्ग बहादुर मल्ल के रति कुसुमायुध, शालिग्राम शुक्ल के लावण्य सुदर्शन और तथा गोकुलनाथ शर्मा के पुष्पवंती नाटक विशेष रूप से ये कह लीजिए वो प्रेम की सरसता को हमारे सामने ले आते हैं। यहाँ सीधे सीधे जो है जब आपसे बातें की जाए तो इन लोगों ने वेश्या से घृणा, छोटे बड़े के भेद की व्यर्थता, भाग्यवाद में विश्वास आदि विषयों पर उपदेश दिए। और इस तरीके से इन नाटकों की विषय वस्तु जो है का अभिप्राय सौंदर्य के माध्यम से, रोमांटिकता के माध्यम से समस्या को रखना था। मूल में समस्या चल रही। फिर अगली हेडिंग या अगली बात आप ये कह सकते हैं राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर। तो
राष्ट्रीय जो समस्याएं थी उसके ऊपर जबरदस्त प्रहार जो नील देवी और भारत दुर्दशा के द्वारा होती है। बात और आगे बढ़ती है तो इसी समय अंबिका दत्त व्यास का राष्ट्रीयता को लेकर के भारत सौभाग्य, गोपाल दास गहमरी का देश दशा, देवकी नंदन त्रिपाठी का 1899 में आता है भारत भरण, विशेष रूप से हम इसका उल्लेख कर सकते हैं। वैसे अनेक सफल प्रहसन जो है इस समय लिखे गए, जैसे बालकृष्ण भट्ट, जैसा काम वैसा परिणाम, और प्रचार विडंबना 1899 में लिखा गया। तो विजयानंद त्रिपाठी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था अंधेर नगरी, तो विजयानंद त्रिपाठी ने लिखा 1893 में महा अंधेर नगरी। राधा चरण गोस्वामी लिखते हैं बूढ़े मोह मुहासे, राधा कृष्ण दास का देसी कुतिया बिलैती बोल आदि जो नाटक है, ये प्रहसन है, वो हमारे सामने आते हैं। और ये कह लीजिए कि नवीन वैचारिक आलोक के फलस्वरूप इन प्रहसनों में उस समय की जो रूढ़ियां थी, घिसी टूटी फूटी विसंगतिपूर्ण अंधविश्वासों से भरी हुई जो हमारी परंपराएं थी, इन नाटककारों ने उस पर जबरदस्त चोट किया और समाज में साधु संतों और महंतों के रूप में इनके भेष में जो कुटिल लोग आ गए थे, तो उनकी कुटिलता पर प्रहार था। तो इस तरीके से इस युग के नाटककारों को देखने के बाद इस बात को हम बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि भारतेंदुकालीन नाटक संस्कृत काव्य शास्त्र की मर्यादा की रक्षा करते हुए पाश्चात्य नाट्य शास्त्र के प्रभावों को ग्रहण करते हुए एक मध्यमार्गी ऐसा रास्ता है जहां से कि वो जीवन की तरफ ले जाता है। जब हमने पाश्चात्य की बेटा चर्चा की, तो पाश्चात्य में क्या है, ट्रेजेडी प्रधान दुखांत नाटक लिखने की परंपरा रही है। भारतेंदु के नील देवी नाटक में यह देखने को मिलता है, ठीक है। और जो पारसी कंपनियां मंचन करती थे, तो पारसी कंपनियों के मंचन में अश्लीलता और फुहड़ता थे। तो इस तरीके से ये कह लें कि पश्चिम और पूर्व की सभ्यता की जो टकराहट है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि ब्रिटेन का शासन आपके ऊपर था, तो ये करते क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र या उनके सहयोगी नाटककार कि वो पारसी कंपनियों, पश्चिम के नाटकों के बरक्स अपनी धारा बनाते हुए हिंदी रंगमंच की स्थापना करने के लिए ये उत्साहित थे। इस तरीके से ये कह लीजिए कि भारतेंदु काल में लिखे गए ये नाटक सुदृढ़ भारतीय सामाजिक पृष्ठभूमि पर केंद्रित है। अनुवाद किए गए जो नाटक हैं, जो बांग्ला से या अंग्रेजी से या अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी में आए और संस्कृत से आए, सबका उद्देश्य यही था कि इन नाटकों के माध्यम से नाटक के आदर्श की स्थापना करते हुए जीवन के नैतिक मूल्यों के प्रति ये जागरूक थे, लोगों में नव जागरण जगाने का एक विशेष उत्साह था। भारतेंदु युगित नाटकों में विषय की विविधता मिलती है और विविधता के साथ विषय का विस्तार भी मिलता है। इस काल में मुख्य रूप से उस समय की जो सबसे बड़ी विसंगति या सबसे बड़ी विसंगतियां, विसंगति कह करके तो काम पूरा नहीं होगा, सबसे बड़ी विसंगतियां थी, वो क्या था, अनमेल विवाह, कम उम्र की बच्ची का बड़े उम्र के पुरुष के साथ विवाह कर देना, विधवा विवाह, बहु विवाह, मद्यपान, वेश्यागमन आदि विषयों को लेकर के
उनकी समस्याओं को लेकर के नाटककारों ने अपने नाटक में भारतीय मूल्यों की स्थापना करने का प्रयास किया है, उनकी समस्याओं पर दृष्टिपात किया है। इस तरीके से भारतेंदु काल में, भारतेंदु युग में, भारतेंदु मंडल के नाटककारों के द्वारा, भारतेंदु समूह के नाटक के द्वारा जो है एक वातावरण बन गया। इस तरीके से ये कह लीजिए कि जो वातावरण उस युग में तैयार हुआ, उस वातावरण ने किया क्या, हिंदी नाटक को एक मजबूत जमीन प्रदान की। ठीक है।